सुप्रभात बच्चों। मैंने आपको शब्द विचार का रिवीजन भेजा था, तो उसमें थोड़ा मिस्टेक था, तो मैंने वो डिलीट कर दिया, इसलिए अब आपके लिए नया भेज रही हूँ शब्द विचार का पुनरावृत्ति। तो ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी कक्षा 8 का पार्ट 3 शब्द विचार। ठीक है, तो शब्द का जानने से पहले हम वर्ण की परिभाषा ज़रा देख लेते हैं। वर्ण भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके कि टुकड़े ना हो सकें, और वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको शब्द की परिभाषा देखनी होगी। तो शब्द की परिभाषा ज़रा हम देखते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। तो हमें परिभाषा से कौन सी 3 बातें पता लगी? पहला, शब्द एक या उससे अधिक वर्ण से बनता है। दूसरा, शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या बताया मैंने आपको? शब्द स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर शब्द का वर्गीकरण भी किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण जो किया गया है 5 भागों में किया गया है। हिंदी भाषा एक विशाल सागर के समान है, जिसमें कि अन्य भाषाओं के रूप में रूपी नदियां आकर मिलती रहती हैं और इसे और समृद्ध बनाती हैं। भाषा कुछ शब्द स्वयं बनाती है, वो कुछ शब्द अन्य भाषाओं से ग्रहण करती है, और फिर अपनी एक अलग भाषा, जैसे हिंदी भाषा, उसमें और सारी भाषाएं भी आके मिल गई, जैसे अंग्रेजी भाषा, फारसी भाषा, और सारी भी भाषाएं आके मिल गई। तो उन्हीं के आधार पर ये 5 भागों में शब्दों का हमने वर्गीकरण किया है। तो शब्दों का वर्गीकरण का पहला मैं आपको समझाती हूँ। पहले व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है शब्दों को। एक रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द देखते हैं ज़रा हम। जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं, मतलब रूढ़ का अर्थ क्या हुआ? प्रसिद्ध, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द जो होते हैं वे अपने आप में पूर्ण होते हैं, जिनके कि टुकड़े करने पर उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, एवं जो परंपरा से विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि फूल, अब फूल शब्द फिक्स है कि फ्लावर होगा, उसको हम फूल ही कहेंगे, फल नहीं कह देंगे। ठीक है, तो जिस नाम के लिए वो प्रसिद्ध हो जाते हैं उसे ही क्या कहेंगे हम? रूढ़ शब्द। जैसे कि उदाहरण के लिए पुस्तक। अब मैं पुस और तक दोनों को अलग कर दूं तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ना पुस का अलग निकलेगा अर्थ, ना तक का अलग निकलेगा। लेकिन पुस और तक को मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा? पुस्तक। उसका एक अर्थ निकलेगा कि जिसको हम पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पुस्तक कहते हैं। कमल, क को और मल को अलग कर दूं तो अर्थ नहीं निकलेगा। फ और ल को अलग कर दूं तो अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्या स्पष्ट हो गया परिभाषा के? जो शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं और उनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं होता, वे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। ठीक है, उसके बाद अब हमारा आया रचना के और बनावट के आधार पर दूसरा, यौगिक शब्द। जो शब्द 2 सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बने हों और जिनके प्रत्येक खंड का अपना अर्थ हो। परिभाषा को ध्यान से सुनना है बेटा। ठीक है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं हम। ठीक है, तो यौगिक शब्द की एक और परिभाषा देखते हैं ज़रा। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं ज़रा हम राजमहल, घुड़सवार। अब राजमहल को अगर हम अलग अलग करेंगे 2 शब्दों में तो राजा और महल दोनों का अर्थ निकल रहा है। राजा जो किसी देश का शासक हो उसको राजा बोलेंगे, और महल जहाँ वो रहता है उसको महल को कहते हैं। ठीक है, घुड़सवार, घोड़ा, घुड़ किसको बोलेंगे? घोड़े को। और सवार किसको बोलेंगे? जो सवारी कर रहा है घोड़े पे। ठीक है, तो वो घोड़े का अर्थ भी अलग निकाला जो कि एक जानवर है, और सवार जो उस पर बैठा है। तो ठीक है, दोनों अगर हम एक शब्द के 2 टुकड़े कर दें और दोनों का अर्थ अलग अलग निकले तो वो क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द। ठीक है, अब तीसरा हमारा आया योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और ये सामान्य अर्थ को प्रकट ना करते कि, मतलब किसी के सिंपल अर्थ, जैसे फल का तो अर्थ निकल रहा था सिंपल, लेकिन सामान्य अर्थ को प्रकट ना करते, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कि घनश्याम। अब घन और श्याम को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? श्री कृष्ण के लिए घनश्याम शब्द यूज होता है, और नीलकंठ किसके लिए यूज होता है? शिव जी के लिए यूज होता है। ठीक है, तो किसी विशेष के लिए यूज हो वो क्या बोलेंगे? योग रूढ़ शब्द, जो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हो जाए। ठीक है, जैसे कि लंबोदर, लंबे उदर वाले। अब लंबे उदर वाले किसको बोलते हैं? गणपति जी को बोलते हैं लंबे उदर वाला। ठीक है, तो किसी विशेष अर्थ के लिए, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हो जाए वो शब्द क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब उसके बाद हमारा दूसरा प्रकार आया उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद।
ठीक है। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। तो पहला हमारा प्रकार है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं, जो कि संस्कृत जो हमारी पुरानी भाषा है उस भाषा से सीधे हमारी हिंदी में आ गए, और जैसा संस्कृत में लिखे जाते थे वो शब्द वैसे ही अब हिंदी में भी प्रयोग में आते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं आपको तद्भव की परिभाषा फिर उदाहरण के माध्यम से आपको अंतर बताऊंगी। जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर मतलब थोड़ा चेंज होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है। तत्सम जो संस्कृत से ऐसे की ऐसे ही आ गए हिंदी में, और जो तद्भव शब्द हैं जो कि संस्कृत से बदलकर हिंदी रूप ले लिया उन्होंने, वो क्या हुए तद्भव। उदाहरण देखते हैं ज़रा हम, जैसे कि दुग्ध। दुग्ध एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, और दूध तद्भव शब्द है दूध। और अग्नि क्या है तत्सम शब्द है जो कि संस्कृत से ऐसे की ऐसे ही आया, और आग क्या है तद्भव शब्द है। दंत संस्कृत तत्सम शब्द है और दांत तद्भव शब्द है। कूप संस्कृत में बोलते हैं तत्सम शब्द है, और तद्भव शब्द कुआं है जो कि हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। तो तत्सम शब्द वो जो संस्कृत से ऐसे के ऐसे ही आ गए हमारी भाषा में, और तद्भव शब्द वे जिनका कि रूप परिवर्तित होकर हिंदी हो गए। क्लियर। उसके बाद आया हमारा देश शब्द। जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं देश शब्द। देश शब्द जैसे कि किसी भी स्पेशल राज्य विशेष प्रांतों जातियों और बोलियों के अनुसार जो बदल जाते हैं जो शब्द, जैसे कि अब गुजरात में माटला कहते हैं मटके को, लेकिन हिंदी में हम लोग मटका कहते हैं। ठीक है। पगड़ी, पगड़ी को कहीं पाक कहते हैं लेकिन कहीं पगड़ी कहते हैं। अलग अलग जो झाड़ू को किसी और जगह पे किसी और राज्य में या किसी और गांव में कुछ और कहते हैं, या किसी दूसरी जगह और कुछ कहते हैं। तो देश शब्द जो हमारे राज्य प्रांतों और बोलियों के अनुसार जो बदल जाते हैं वो शब्द उन्हें हम क्या कहते हैं देश शब्द। अब आया हमारा विदेशी शब्द। जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं ये अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए पेंसिल, पेंसिल को विदेशी भाषा में और कुछ कहते हैं, कालीन को और कुछ कहते हैं। पेंसिल अंग्रेजी शब्द है, कालीन, स्टेशन, कोट जो अंग्रेजी शब्द आते हैं हमारे, जैसे कि उदाहरण के लिए डॉक्टर, डॉक्टर को हम कहते हैं चिकित्सक हिंदी में। नर्स को हम बोलेंगे परिचारिका, टिकट को हम बोलेंगे आवक जावक पत्रिका। तो अलग अलग जो शब्द हैं ऐसे ही हमारे अरबी फारसी शब्द आ गए हैं, पुर्तगाली शब्द आ गए हैं, फ्रांसीसी शब्द आ गए हैं, चीनी शब्द आ गए हैं। ये सब ये शब्द कहाँ से आए हमारे विदेशी भाषाओं से जो शब्द आए हमारे वो सब वो क्या कहलाए हमारे विदेश। अब पांचवा हमारा है संकर शब्द। जैसे कि दो अलग अलग भाषाओं के मेल से एक नया शब्द बनता है वो क्या कहलाता है हमारा संकर शब्द कहलाता है। जैसे कि फारसी और हिंदी को कोई शब्द मिलके बन जाए, अंग्रेजी और संस्कृत को मिलकर बन जाए, अंग्रेजी और हिंदी को मिलके बन जाए, तो दो अंग्रेजी और फारसी को मिलके बन जाए, दो भाषाओं के मेल से जो एक नया शब्द बने वो क्या कहलाएगा संकर शब्द। तो जैसे उदाहरण देखते हैं हम, बे और डोल, बे और डोल को मिला के बेडोल शब्द बनेगा, लेकिन बे क्या है फारसी शब्द है और डोल क्या है हिंदी शब्द है। ठीक है। अंग्रेजी और संस्कृत शब्द भाषा को मिला के अंग्रेजी रेल क्या है अंग्रेजी शब्द और संस्कृत यात्री क्या है संस्कृत शब्द है, तो दोनों को मिला के क्या बना रेल यात्री। सिनेमा घर, सिनेमा एक अंग्रेजी शब्द है, घर क्या है हिंदी शब्द है, तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया सिनेमा घर। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसको दोबारा से अच्छे से घर पे समझना है, पढ़ना है। और अब आपने जो पहले वाला लिखा है ना, मैंने जो पढ़ाया था पिछले वीडियो में, पेंसिल से कट कर देना और आप ये दोबारा से अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लेना। धन्यवाद।